अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। जजेस के तबादले की बात हो रही है और ऐसे में चीफ जस्टिस याया आफरीदी की याददाश्त वापस आ गई है और उनको ख्याल आ गया है कि जनाब उनके इदारे की कोई रिस्पेक्ट भी थी, कोई जुडिशल इंडिपेंडेंस भी थी और कोई डिग्निटी भी होती है और उसको बरकरार भी रखना होता है। और इसलिए वो समझते हैं कि ओहो, अब अगर जजेस का ट्रांसफ़र होता है तो ये बड़ा जो वक़ार है अदलिया का, उसको बड़ा ठेस पहुंच जाएगी। तो ये क्या कहानी है और अब उनको ये सारा कुछ, वो कहते हैं ना, चिड़ियाँ चुग गई खेत चुगने के बाद सब कुछ क्यों याद आ रहा है, इस पे बात करते हैं। इसके अलावा कुछ जिक्र करेंगे कि जो एक जंगबंदी मुज़ाकरात हैं या नहीं है, येस और नो के चक्कर में जो इस्लामाबाद और पिंडी के शहरी ख्वार हुए, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब इसका स्टेटस क्या है, अब कब एक्सपेक्टेड हैं ये मुज़ाकरात, इस पे भी बात होगी। और फिर कुछ बात करेंगे कि जी नेपरा से अब आपको जो है मंजूरी लेनी होगी सोलर लगाने के लिए भी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं जी जजेस के हवाले से। वैसे तो मुझे पता है मेरी तरह आप लोग भी बिल्कुल अब इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं है कि जुडिशरी में पाकिस्तान की क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। एक वक्त था कि जब हर रोज़ हेडलाइंस बना करती थी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जो थे वो टिकर्स की फॉर्म में हर वक्त चल रहे होते थे और अहम केसेस की समातें होती थी। लोग लाइव उन केसेस की समातों की सारी कवरेज देखना चाहते थे और कहीं ना कहीं कोई उम्मीद होती थी कि जनाब फैसला कुछ भी आ सकता है, कोई कंपटीशन चल रहा है, कुछ जजेस ये सोच रहे हैं, दूसरे जजेस ये सोच रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह अदलिया की तबाही फेर दी गई। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, जुडिशल कमीशन की नई जो फॉर्मेशन और उसके बाद जो हालात हैं वो सब आपके सामने हैं। आईनी अदालत भी बन चुकी है और उसके बाद जो एक माहौल है उसमें अदलिया बिल्कुल इर्रेलेवेंट होकर रह गई है। और ये वजह है कि अब किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अदलिया में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस चीफ जस्टिस ने क्या बात कह दी है। क्योंकि सबको पता है कि जब आप बिल्कुल एक अपनी आज़ादी सरेंडर कर देते हैं और जिस अंदाज से एक तरफा फैसले आ रहे हैं तो उसके बाद किसी का क्या ही इंटरेस्ट रह जाएगा। लेकिन अभी जो दिलचस्प एक इसमें आप कह लें ट्विस्ट आया है वो ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर साहब ने जुडिशल कमीशन को बुलाने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब को और उन्होंने इस जो उनकी रिक्वेस्ट थी उसको फ़िलहाल साइड पे कर दिया और उसको मुस्तरद कर दिया। और उन्होंने कहा कि जी जुडिशल कमीशन इस मकसद के लिए बुलाना कि जनाब जजेस को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है, ये वो इससे जो है वो इंटेग्रिटी, जजेस की डिग्निटी जो है वो मुतासिर हो सकती है, अदलिया की आज़ादी पर जो है वो उसको यानी मुतासिर हो सकती है, उसके ऊपर सवालिया निशान उठ सकता है वगैरह वगैरह। तो इस तरह करके उन्होंने एक राइटिंग ऑर्डर भी जो है वो लिख दिया है। पहले तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अभी तक तसल्ली नहीं हो रही, यानी कि आपको 16वें नंबर से उठा के लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ पे लाकर चीफ जस्टिस बना दिया गया। बिल्कुल आउट ऑफ सीनियरिटी आपको यहाँ पर ला के चीफ जस्टिस बनाया गया और उसके बाद तमाम तर जो अहम इंतज़ामी उमूर थे वो यहाँ के जो मौजूदा यानी जजेस थे, सीनियर जजेस थे, उनसे लेकर के इन्होंने अपने जो अहम कुछ करीबी जजेस थे उनको बांट दी। और जिस तरह से आपने देखा कि कुछ नए जजेस को यहाँ पे लाके पहले तो यानी इब्तदाई तौर पर तो आर्जी तौर पर और उसके बाद फिर मुस्तकिल भी किया गया, तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं। और कुछ जो जजेस पहले से यहाँ पर मौजूद थे, सीनियर जजेस थे, उनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया, हत्ता कि उन्हें कोई इम्पॉर्टेंट केस भी नहीं सुनने दिया जाता। लेकिन इसके बावजूद भी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की तसल्ली नहीं हो रही और वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाना चाहते हैं ताकि ये जजेस बस उनको इस बिल्डिंग में नज़र भी ना है और वो चाहते हैं इनको कहीं और ट्रांसफ़र कर दें आप। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि निज़ाम जो है अभी तक इस बात से यानी आप ये कह लें कि जिन लोगों ने कहीं पे खड़ा होने की जुर्रत भी की है उनकी कहीं माफ़ी नहीं है। भले अब उनके इख्तियार में कुछ है या नहीं है, लेकिन भाई उस वक्त आपने खड़ा होने की जुर्रत भी क्यों की, इस बात के ऊपर आपको सज़ा मिलेगी। भले अब आप सिस्टम के लिए कोई प्रॉब्लम बन रहे हैं या नहीं बन रहे। जैसे कि आपने देखा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को घर बिठा दिया गया, जाली डिग्री उनकी करार दे के 35 साल बाद। हालांकि उस वक्त तो वो केस नहीं सुन रहे थे ना इस्लामाबाद के हलकों वाला, और उसके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट केस उनके सामने नहीं था। लेकिन इस्लामाबाद के हलके खोलने की जसारत क्यों की, तो उसकी सज़ा आपको मिल के रहेगी। भले
वो हल्के खुले या ना खुले, उससे सिस्टम डिस्टर्ब हुआ या ना हुआ, वो सारी कहानी एक तरफ है, लेकिन आपने जसारत कैसे की कि आपने नो कहा ऑर्डर के मुताबिक। तो जनाब उनको फिर बाज़ात देखें आपके इस तरह भी यानी किस्मत बदलती है कि 35 साल बाद पता लगता है कि जनाब डिग्री जो है वो आपकी जाली है। उनको घर बिठा दिया गया। बाकी भी जजेस को निशान इबरत बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं और अब इस सिलसिले में जो है वो नया ये पत्ता फेंक दिया गया। अब चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब जो है बज़ाहिर बड़े हीरो बन रहे हैं ये कह के कि जनाब देखें मैं ये नहीं चाहता कि जजेस का ट्रांसफ़र हो वगैरह। तो भाई चीफ जस्टिस साहब अब आपके ये जो जज्बात है ना ये किसी काम के हैं नहीं, क्योंकि जो आपने सहूलतकारी करनी थी इस सिस्टम को, जो कि इस वक्त एक निज़ाम मुसल्लत है, इसको इस्टेब्लिश करने में जो आपने सहूलतकारी करनी थी वो आपने पहले कर दी है। 26वीं तरमीम हो रही थी, आपने उसको जिस तरह से फैसिलिटेट किया और ख़ुद आउट ऑफ ऑर्डर चीफ जस्टिस बनने के लिए आपने हामी भी भरी। 26वीं तरमीम को आपने समाअत के लिए फ़िक्स नहीं होने दिया, अगरचे उस वक्त के 2 सीनियर जजेस ने जजेस कमेटी में बार बार ये रिक्वेस्ट की कि 26वीं तरमीम को समाअत के लिए लगाया जाए, लेकिन आपने नहीं लगाया। और उसके बाद फिर आपने ख़ुद चीफ जस्टिस भी बने, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो आपके साथी जजेस हैं वो बिल्कुल सरेंडर ही कर जाए एक तरह से। और उसके बाद अब हालत ये हो चुकी है कि 27वीं तरमीम आ गई, उसमें भी ये तमाम चीज़ें थी। सीनियरिटी के बरक्स जो है वो जजेस को इधर उधर भी चीफ जस्टिस भी बनाया जा सकता है, आईनी अदालत का भी मामला बीच में आ गया। उन सब चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जुडिशल कमीशन के इजलास भी जितने हुए हैं जजेस को लगाने के लिए और उनके लिए ट्रांसफ़र के लिए कुछ भी करने के लिए, तो उसमें भी आप हमेशा जो है वो यही नज़र आता है कि हुकूमत की उमंगों के साथ ही खड़े नज़र आए। अब सवाल ये है कि अब आपको अचानक से ये क्यों याद आ गया कि जजेस की ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। अगर आप इतने ही इन जजेस के सगे थे या आपको इतना ही अदलिया की आज़ादी का और डिग्निटी का ख्याल था, तो जब इन जजेस ने सीनियरिटी रूल्स के ऊपर और ये ट्रांसफ़र्स के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और चैलेंज भी किया था इस मामले को, तो उस वक्त आपने कोई सुनवाई क्यों ना की? उस वक्त आपके जो अदालत थी उसकी तरफ से कोई इस तरह की रिलीफ ना उन्हें मिल सका। और उसके बाद हमने देखा कि जो सीनियर मोस्ट जज थे वो बेचारे साइड लाइन हो गए और बाकी जो थे बाहर से लाए हुए जज उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। और अब आप जो है वो ऐसे ही बिला वजह दिखाने के लिए ये दिखा रहे हैं कि जनाब आपको कोई इन जजेस की फ़िक्र हो गई है, तो अब कौन मानेगा? अगर आप जेन्युइनली भी ये फ़िक्र कर रहे हैं तो अब आपसे सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आप पछतावे क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, या फिर ये कहा जा सकता है कि हमेशा देर कर देता हूँ, अगर आपको कोई ऐसी सच में रियलाइजेशन हुई। हकीकत ये है कि जो आपका किरदार है, माजरत के साथ आपका नाम भी चाहे जस्टिस मुनीर हों चाहे जस्टिस काजी हों, आप भी कोई उनसे कोई डिफरेंट सफ़े पर नहीं है। तारीख़ जो अदलिया की लिखी गई है उसी बाब में आपका नाम भी होगा जहाँ पर इन दोनों के नाम लिखे गए हैं। बहरहाल अब तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप ना भी बुलाएंगे इजलास तो इजलास बुलाया जा सकता है, क्योंकि एक शिक ये भी है कि अगर चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं भी बुलाते तो अगर मेजॉरिटी मेंबर समझते हैं कि इजलास बुलाना है तो सेक्रेटरी जो है वो इजलास बुलाने के पाबंद होंगे, लिहाजा इजलास तो बुला ही लिया जाएगा। और इन जजेस की जो ट्रांसफ़र है जिनमें बताया यही जा रहा है कि कुछ जजेस को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया जाएगा, किसी को किसी और हाई कोर्ट, फिर ये सारा ट्रांसफ़र्स वगैरह करके जो इनके ऐसे जजेस हैं नापसंदीदा हैं उनको दूसरे कोर्ट्स में जो है वो भेज दिया जाएगा। मकसद यही होगा कि इन्हें तंग करो, खुद ही रिज़ाइन करके सिस्टम से ही बाहर निकल जाएं। ये अब उन जजेस के ऊपर है कि वो कहीं और ट्रांसफ़र होकर काम करते रहेंगे या फिर समझेंगे कि अब मज़ीद यहाँ पे सिस्टम में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है और खुदाफिज कर जाएंगे, तो ये अब उनकी अपनी चॉइस है। बहरहाल जी ये जी है आज की ख़बर जो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में है और दोबारा से अदलिया जो है वो थोड़ी सी आप कह लें कि डिस्कशन में आ गई है, वरना तो अब बिल्कुल उनको कोई पूछता ही नहीं है, ना कोई उनके हवाले से बात होती है। अच्छा जी, दूसरी जो अहम आज की ख़बर है, जैसे मैंने कहा कि जो ये मुज़ाकरात का खेल जारी है, इसमें अभी तक ट्रंप साहब की वही हरकतें हैं। कल उठे तो कहते हैं कि जी जो मैंने अभी तोसी की है सीज़ फायर में वो कोई मुस्तकिल नहीं है, वो 3 से 4 दिन की है, उसी के अंदर अंदर जो है ईरान को चाहिए कि अपने लिए फ़ैसला कर ले और इस्लामाबाद की जो मुज़ाकरात की टेबल है उसके ऊपर आके बैठ जाए। और जुम्मे तक का उन्होंने कहा जी उनके पास टाइम है। और उन्होंने जो यहाँ पे उनकी सहाफ़ी मौजूद हैं उनको भी यही फ़ोन करके कहा कि जी जुम्मे तक जो है वो मुज़ाकरात की टेबल सज सकती है। अब यहाँ पर हालात क्या हैं,
दूसरी तरफ सुबह उठ के वो कहते हैं कि जनाब अभी कोई पता नहीं कि क्या होता है, और जंग बंदी भी अनलिमिटेड नहीं है, कुछ पता नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ ईरान जो है वो बिल्कुल क्लियर है अपने मुतालबे में, वो कहता है कि जो ब्लॉकेड है वो ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद जो है हम मुज़ाकरात के ऊपर बैठ सकते हैं। अब पाकिस्तान बीच में कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को या तो कन्विंस कर ले कि ब्लॉकेड ख़त्म करा दें, या ईरान को कन्विंस कर ले कि अगर ब्लॉकेड है भी तो आप आ जाएं, बैठ के बात करें, हो सकता है ड्यूरिंग डिस्कशन ही जो है वो ब्लॉकेड ख़त्म कर दिया जाए, तो आने में बात करने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो वो अपनी तरफ से दोनों को समझाने की कोशिश में लगा हुआ है। तीसरी तरफ सूरत हाल ये कि इस सारी कोशिशों के चक्कर में जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी हैं उन बेचारों की हालत गैर हो चुकी है, इसलिए कि शदीद गर्मी है, ऊपर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको अनाउंस किया गया था कि फ्री कर दी गई हैं जी पूरे महीने के लिए, वो वैसे ही 2 हफ्ते से बंद पड़ी हुई है, मेट्रो वगैरह और बाकी। उसके साथ साथ आपको पता है कारोबार ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गया है। सड़क पर निकल आते हैं तो अहम सड़कों की बंदिश की वजह से ट्रैफिक जैम मिलता है। एम टैग लगे होने के बावजूद भी नाकों से गुजरना एक अजाब बन चुका है, और यहाँ पर अब खुद लगता है कि अब नाए हुरमज़ खुले ना खुले, लेकिन पिंडी और इस्लामाबाद जो है उनको खोलना शायद उससे बड़ा मसला बन चुका है। और हालत यह है कि मेरी अपनी एक अजीज़ फैमिली पिंडी में जो रहती है उनसे मेरी बात हुई, तो वो बेचारे इस कदर आजिज़ आ चुके थे कि वो कह रहे थे कि इससे तो बेहतर है कि कोई और मुल्क सालसी करवा लेता। हम किस सालसी के चक्कर में जैसे अवाम को जलील और ख्वार कर रहे हैं। हमारी तो जो शुरू में एक वो खुशी वाली फीलिंग थी कि अच्छा जी पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा काम कर रहा है, वो भी इन्होंने सारी ख़राब करके रख दिया, क्योंकि हमें उसके बाद इतना जलील किया है कि अब हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान सालसी करा रहा था। तो इस तरह के जज्बात इस वक्त शहरियों के हो चुके हैं। यहाँ पर सप्लाई चेन सारी मुतासिर हुई है। ज़ाहिर है जब आपने हैवी व्हीकल्स का आना जो है वो बंद किया हुआ है तो उसकी वजह से लोग जो है वो बेचारे चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे, दूध सब्ज़ी गोश्त ये वो हर चीज़ की वहाँ पे तंगी हो रही है, और उसके साथ साथ जो कारोबार बंद हैं उसकी वजह से नुकसान लैदा है। एक जहनी खौफ है, और उसके साथ साथ कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, इसी चक्कर में जो है वो एक अजीब व गरीब सा मंजर जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी का बना हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि आज वैसे ये सोचने की बात ज़रूर है कि वो तमाम मीडिया के लोग जो कि हर वक्त इस तरह के मामलात के ऊपर, कभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में अगर कोई सख्त फ़ैसला लेती थी हुकूमत किसी भी वजह से, तो ये फ़ौरन पहुंच जाते थे जाके लोगों से राय लेने के लिए कि जनाब अब आपका क्या ख्याल है, तब्दीली पसंद आ रही है आपको, कैसा आपको लग रहा है, ये वो नया पाकिस्तान में आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और जानबूझकर ऐसा लगता था कि हाइप क्रिएट की जाती थी, नेगेटिव एक गवर्नमेंट की परसेप्शन डेवलप की जाती थी कि जनाब लोग फट पड़े हैं और लोग बड़े तंग हैं इस हुकूमत से, ये वो। लेकिन आज के मीडिया को इस बात की कोई परवाह नहीं, कोई जाके रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों से ये नहीं पूछ रहा कि भाई कैसी गुजर रही है, सालसी पसंद आ रही है या नहीं आ रही, और अब आपको क्या महसूस हो रहा है कि जब आप बिल्कुल महसूर होकर रह गए हैं बग़ैर किसी वजह के। तो अब ये दिलचस्प अमर है मीडिया का भी, उनको सिर्फ ये हुक्म है कि जनाब आपने सिर्फ ढोल पीटना है, आपने बस खुश होना है और खुशियाँ दिखानी है कि जी सब बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड हैं, बहुत जो है वो पाकिस्तान ने कोई तारीख़ी कारनामा कर दिया है। भाई ये काम तो अच्छा ही था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस अंदाज से आप एक अच्छा काम भी करते हैं उसमें भी लोगों की चीखें निकलवा देते हैं, जैसे कि इस वक्त लोगों की निकली पड़ी हैं। तो ये हालात जो हैं वो इस वक्त हुए हुए हैं। बहरहाल आज बल्कि किसी ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर कि अगर पीटीआई कोई जलसे जुलूस का ऐलान करती है तो फ़ौरन से इस्लामाबाद के ताजर जो हैं मुहिब्बे वतन ताजिर, वो एक दरख्वास्त लेकर आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि देखें जी सड़क बंद हुई है, हमारा अरबों का नुकसान हो गया, एहतजाज बंद करवाएं, सड़क बंद हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो वो फ़ौरन मुहिब्बे वतन जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाया करते थे। अब इतने दिनों से बग़ैर किसी वजह के सड़कें बंद हैं, लेकिन कोई मुहिब्बे वतन ताजिर अपनी दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आ रहा कि जनाब मेहरबानी करो, जदों आनगे वफूद मुज़ाकरात होंगे भावें तुसी एक दिन बंद कर देना, लेकिन कम से कम जदों तक नहीं कोई हले उत्थे चलिया भी नहीं है तो तुसी इत्थे अवाम दा जिहड़ा बेड़ा गर्क कीता वो तो ना करो। मतलब 13-14 घंटे का अमेरिका का सफ़र है, वो भी अगर कहीं वो रुक के रास्ते में आएंगे कोई रिफ्यूलिंग के लिए ये वो, तो और भी टाइम लग जाएगा। तो भाई जब वो वहाँ से निकल पड़े तो आप कर लें जो आपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने हैं। वो यहाँ से निकले भी नहीं है और आपने यहाँ पूरा हफ्ता अवाम को जलीलो ख्वार करके रख दिया है। कोई इस बात की सेंस है, कोई इस बात की समझ आती है? हद तो ये कि गार्जियन अखबार ने भी आज इसके ऊपर रिपोर्ट किया हुआ है, बरतानवी अखबार इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है कि जो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में हालात हैं उसकी वजह से क्या उन लोगों की शहरियों की जो ज़िंदगी है वो अजीरन होकर रह गई है। लेकिन
हमारे मीडिया को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि वाकई लोग इस पे कर्ब का शिकार है, तो हम इसको रिपोर्ट करें, कुछ दबाव बढ़े, हुकूमत इस बारे में सोचे, क्योंकि हुकूमत खुद से तो नहीं सोचेगी। हुकूमत तो ये वो हुकूमत है कि जो आवाम को भेड़ बकरियां समझती है, कीड़े मकोड़े समझती है। उसको इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि भाई लोग खुश हैं, लोग तंग हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। वो कहते हैं भाई जो भी हो रहा है हम तो वही करेंगे जो हमें समझ में आ रहा है, बाकी किसी पे जो भी आवाम के ऊपर गुजर रहा है उससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं, कोई सरोकारी नहीं है। तो लिहाजा ऐसी हुकूमत जो कि बिल्कुल आवाम से एक लाताल्लुक़ हुकूमत है, उसको आपको रियलाइज़ कराना पड़ता है बार बार दबाव डाल के। लेकिन उसमें अब मीडिया भी अगर उस हुकूमत के तलवे चाटने में लगा हो तो फिर वहाँ पर आप क्या ही कर सकते हैं। तो ये इस वक्त की जो सूरत हाल है, और हालत अब ये हो चुकी है जी, सोलर पॉलिसी पे भी सुन लीजिए कि अब खबर ये आ रही है कि सोलर पॉलिसी में मज़ीद एक और चेंजेस करते हुए, एक और चेंज करते हुए अब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा सोलर सिस्टम लगवाने के लिए घरों में। और उसका मकसद क्या होगा? उसका मकसद ये है कि जनाब आपने पैसे जाके पे करने हैं फ़ी किलोवाट के हिसाब से, और उसके बाद आपको एक लाइसेंस मिलेगा, और फिर जो है वो आप सोलर प्लेटें अपने घरों की छतों पर लगा सकेंगे। यानी असल बात क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। बार बार सोलर सिस्टम के ऊपर कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से ये हुकूमत आखिर क्यों हमलावर हो रही है? पहले नेट मीटरिंग के हवाले से आपने देखा इनकी पॉलिसी, फिर सोलर का जो ओवरऑल यानी लगवाने का और सारा वो है स्ट्रक्चर, उसकी वजह से उसकी महंगाई, और अब ये जो नेपरा में जी टैक्सेस वगैरह और ये वो उसकी वजह से तो ये बार बार सोलर को ताक ताक के निशाने क्यों लग रहे हैं? उसकी साफ वजह ये है कि IPPs की जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उसका पेट नहीं भर रहा। जब लोगों ने ये किया कि जनाब बिजली बहुत महंगी है, नहीं अफोर्ड हो रही, हर किसी ने, बेचारे ने, गरीब ने भी कोशिश करके, कोई किसी का जेवर बेच के घर का, कोई कुछ करके, कर्जा उठा के किसी तरह कोशिश की कि यार मैं अपने घर जोगा थोड़ा सा सोलर लगवा लूँ ताकि बड़े बड़े बिजली के बिलों से निजात मिल सके। और बड़े जो लोग हैं अमीर कबीर, उन्होंने तो फिर बड़े बड़े घरों में लगाए ही लगाए। तो इन्होंने कहा कि जनाब इतना सोलर लगा लिया शहरियों ने, तो जो हमने इतनी बिजली प्रोड्यूस की है ये कौन इस्तेमाल करेगा? और जब ये कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा तो हमें बिजली के जो बिलों के वजह से रेवेन्यू आना था, जिसकी वजह से हमने IPPs के साथ जो मुआहदे किए हैं उनको वो पैसे देने थे, तो वो पैसे कैसे अब हम देंगे? वो कैसे पूरे होंगे पैसे? लिहाजा उन्होंने अब ये हरकतें शुरू की हुई हैं कि सोलर को बहाने बहाने से टारगेट करो। इससे दो इनके जाहिर है कि मकसद हैं, एक तो ये कि जो उससे रेवेन्यू जनरेट हो वो इस्तेमाल कर सकें, और दूसरा लोग डिस्करेज हों, सोलर का ना सोचें। यानी अब मेरे जैसा बंदा भी ये सोचेगा कि यार मैं अगर सोलर लगवा भी लूँ तो मुझे उतना फ़ायदा अगर नहीं हो रहा जितना कि पहले हो रहा था सबको, तो मुझे सोलर लगाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतने पैसे इकट्ठे चाहिए, ये वो, तो चलो फिर अब जी बापडा का मीटर ही चलने दो। तो बेसिकली लोगों की सोच को डिस्करेज करना कि सोलराइजेशन की तरफ लोग ना जाएं, और अगर जाएं तो उसके ऊपर ऐसे टैक्स लगा दो कि हमारा भी गुजारा चलता जाए, हमें भी पैसे मिलते जाएं, ताकि हम भी कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर जो IPPs के हमने मुआहदे किए हुए हैं, और उसमें भी बहुत से अपने ही लोग हैं, तो उनके जो पेट हैं वो भरते रहें, उनको कोई किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो ये एक वाज़ेह हिकमत अमली नज़र आती है कि सोलर ही बार बार क्यों इनकी नज़र में आ जाता है। बहरहाल जी, ऑल द बेस्ट। अब आपको सोलर जो कि आपको पता है कि सूरज जो किसी हुकूमत की मलकियत नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने आम लोगों के इस्तेमाल के लिए चीज़ बनाई, लेकिन आप देख लें कि इस हुकूमत ने इस पर भी मिल्कियत का एक तरह से हक जता दिया है। तो अब कल को हर कोई इस बात पे सोचने पे मजबूर है कि कल को ये हवा पे भी टैक्स लगा देंगे कि आप जो ये सांस ले रहे हैं इस पर ऑक्सीजन टैक्स हमने लगा दिया है। कल को ये कहेंगे कि जो पानी चश्मों से झरने बहते हैं उस पर भी आपका जो है अगर कोई पीता है, इस्तेमाल करता है, या उससे जो कोई चीज़ बनाता है, तो उसके ऊपर भी जो है वो टैक्स लगेगा। कल को ये भी कहेंगे कि जनाब आप इस मुल्क में पैदा हुए तो वो पैदा होने का टैक्स आपने क्यों नहीं दिया, वो टैक्स भी भरे। तो कल को आप जो भी कुदरत में सन के नीचे खड़े हो गया, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि विटामिन डी भी आप ले रहे होंगे तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा कि जी आपने सूरज से विटामिन डी क्यों लिया, उस पर भी टैक्स दें आप। तो हर चीज़ पे आपको टैक्स देना है इस मुल्क में रहते हुए, लेकिन बदले में आपने किसी सहूलत का तकाजा नहीं करना, ये बात फॉर श्योर है। क्योंकि आप बिजली के भारी बिल भी देंगे, सोलर लगाएंगे, उस पर टैक्सेस देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप जो है वो गैस के बड़े बड़े बिल देंगे, मीटर के किराए देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन बदले में आपको गैस की शॉर्टेज बर्दाश्त करनी पड़ेगी।
और इसी तरह से आप जो भी सहूलत इस निज़ाम से चाहते हैं कि आपको अच्छी सड़कें मिलें, कुछ भी है, आप उनके पैसे तो पूरे भरेंगे, लेकिन जवाब में आपको वो सहूलियात नहीं मिलेंगी, आपको अस्पताल उस लेवल के नहीं मिलेंगे, आपको सड़कें उस लेवल की नहीं मिलेंगी, आपको जो तालीमी इदारे हैं वो उस लेवल के नहीं मिलेंगे, लेकिन आप टैक्स पूरे भरेंगे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।